बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में हम आपको लेकर चलेंगे उन अहम कहानियों की तरफ जो बज़ाहिर एदादो शुमार तक महदूद हैं, लेकिन दर हकीकत अवाम की ज़िंदगी, रोज़गार और मुस्तकबिल से जुड़ी हुई हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क भर में जंगलात में आग लगने के बढ़ते हुए वाक़यात पर। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान मुख्तलिफ सूबों में हज़ारों एकड़ जंगलात आग की लपेट में आ चुके हैं, जिससे माहौलियाती तवाज़ुन और कुदरती वसाइल को नुकसान पहुंचा है। मज़ीद तफ़सीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको आगाह करेंगे ज़रई शोबे की जानिब, जहां बम्पर पैदावार के बावजूद कीनू और आलू के काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फसलें तैयार हैं मगर कीमतों में कमी और मौसर पॉलिसी के फुकदान के बायस काश्तकारों की मुआशी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। मजीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी लाहौर अनवर हुसैन सुमरा, जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम रुख करेंगे कराची का, जहां कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में तरक्याती स्कीमों के नाम पर करोड़ों रुपए के मुबैना गलत इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। कागजों में मुकम्मल मंसूबे, बगैर काम के एडवांस अदायगियां और माली नज़्मो ज़ब्त की संगीन खिलाफ वर्जियां की गई हैं। मजीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है जाहिद खोखर ने। नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। पाकिस्तान पहले ही मौसमियाती तब्दीली के शदीद खतरात की जद में है, मगर अब एक और खतरनाक रुझान सामने आ रहा है और वो है जंगलात में आग। ये आग लग रही है या लगाए जाने के वाकयात हो रहे हैं और इसमें खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने ना सिर्फ एदादो शुमार पेश किए हैं बल्कि हमारी इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी पर भी संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। आखिर ये आग कुदरती है या फिर इंसानी है और जिम्मेदारी आखिर की? आज इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर ने। फ़हीम, सबसे पहले तो ये बताइए ना कि वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की रिपोर्ट ये कहती है कि 3 बरसों में अगर देखा जाए ना तो 480 फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स हुए हैं। क्या ये एदादो शुमार हमारे प्रिवेंशन मैकेनिज्म की नाकामी की निशानदही नहीं करते हैं? बहुत शुक्रिया फरजाना, ये एक इंतहाई अहम और बड़ा मामला है। पाकिस्तान बदकिस्मती से पहले ही मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीली का न सिर्फ शिकार हो चुका है बल्कि इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। सिर्फ 2025 जो कि गुज़श्ता बरस जो गुजरा है, इसके अंदर इतने ज़्यादा सैलाब के वाक़यात रिपोर्ट हुए, क्लाउड ब्रस्ट हुए और इसके अलावा और भी जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है वो अरबों डॉलर्स के अंदर पहुंचा हुआ है। लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई है वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की, वो ये रिपोर्ट कहती है कि गुज़श्ता 3 बरस में पाकिस्तानी जंगलात का जो 15,497 एकड़ रकबा है वो आग की वजह से मुतासिर हुआ है या फिर वहां पर आग लगाई गई है। और 480 के करीब ऐसे वाकयात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं कि जहां पर इन जंगलात को आग लगाई गई है और सबसे ज़्यादा जो आग लगाई गई है वो बलूचिस्तान है। वहाँ पर 42% वाक़यात हुए या फिर वहाँ पर इतना जंगलात का जो रकबा है वो मुतासिर हुआ। दूसरे नंबर के ऊपर पंजाब है, फिर खैबर पख्तूनख्वा है, फिर इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर है। अलबत्ता गिलगित बल्तिस्तान में रिपोर्ट कुछ नहीं हुआ और सिंध के अंदर भी कम रिपोर्ट हुआ है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फोकस रहा सैलाब जो कि आग से मुतासरा इलाके हैं या रकबा है वो बलूचिस्तान का है। ये रिपोर्ट कहती है कि बलूचिस्तान में 6,508 एकड़ जो जंगलात का रकबा है वो मुतासिर हुआ है और पंजाब का 39% रकबा यानी कि 6,043 एकड़ जो रकबा है वो पंजाब का मुतासिर हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा का 1,239 एकड़ रकबा मुतासिर हुआ है। ये रिपोर्ट इस बात की निशानदही कर रही है कि हमारा फोकस इस तरफ नहीं है। और अगर हम साल वाइज जाएं तो 2023 में जंगलात की जो आग लगने के 16 वाकयात रिपोर्ट हुए और 1287 एकड़ रकबा जो है वो मुतासिर हुआ। 2024 में ये वाकयात तकरीबन 200 से भी ज़्यादा गुना बढ़ गए। 317 वाकयात रिपोर्ट हुए और इसमें 6,708 एकड़ रकबा जंगलात का जो है वो मुतासिर हुआ है। और अगर 2024 सितंबर तक 2025 सितंबर तक अगर हम देखें तो अब तक 146 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं और 7,502 एकड़ रकबा जो है वो मुतासिर हुआ है। और ये 2025 में सबसे ज़्यादा एकड़ रकबा जो है वो मुतासिर हुआ है। गो के वाकयात कम थे लेकिन जो इनकी इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब कई तो वाकयात इस्लामाबाद की जो मार्कला हिल्स के अंदर भी रिपोर्ट हुए हैं और कई और जो जंगलात के रकबे हैं वहाँ पर भी हुए हैं। और सबसे अहम और बड़ा पहलू ये है कि जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं फरजाना, वो ये
कहते हैं कि जो आपका रकबा है उसका 25% जो एरिया है वो एग्जैक्टली फहीम, मैं आपसे यही बात करने लगी थी। एक तो अगर इन वाकयात की बात की जाए तो वो तो आग लगने के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में जंगलात का जो रकबा है ना वो पहले ही सिर्फ 5% है, जो कि 25% होना चाहिए। तो ये जो वाकयात बढ़ रहे हैं आग लगने के, ये हमारे लिए एनवायरमेंटल इमरजेंसी को मजीद कितना खतरनाक कर सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तो हमें माहौलियाती इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। हमें इसको तरजीही बुनियादों के ऊपर ये काम करना चाहिए अगर हमने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कुछ पाकिस्तान बेहतर छोड़ना है, क्योंकि 25% रकबा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि रकबा जंगलात का होना चाहिए। और साउथ एशिया देखें या फिर हमारा इर्द गिर्द का जो रीजन है उसमें देखें तो शायद पाकिस्तान सबसे कम रकबा जंगलात का रखने वाला मुल्क होगा। इवन ईरान के अंदर 7% से ज्यादा रकबा है, इंडिया के अंदर 20% से ज्यादा है। इसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर देखें तो वहां पर भी इससे बहुत ज्यादा रकबा जो है वो जंगलात के ऊपर मुश्तमिल है। तो पाकिस्तान अपने इर्द गिर्द ममालिक के अंदर देखें तो सबसे कम जंगलात का रकबा रखने वाला पाकिस्तान जो है वो मुल्क है। और इसका नुकसान यही हो रहा है कि एक तो माहौलियाती तब्दीली हो रही है, दूसरी जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो कम हो रहा है, बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, ग्लेशियर्स जल्दी पिघल रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट जैसे वाकयात भी हो रहे हैं और ज़मीन कमज़ोर होती जा रही है। और बदकिस्मती से आप देखें इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक सबसे बड़ा इशू और क्राइसिस बना हुआ है फरजाना, वो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 40,000 से ज़्यादा दरख्त जो हैं वो काटे गए हैं। 40,000 से ज़्यादा दरख्त काटे गए हैं इस्लामाबाद वफाक के अंदर। और ये वफाकी तरक्याती इदारा जिसे दरख्त हम लगा नहीं सकते हैं, रकबा हम बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन काटने पे हमने वो जो है वो पूरा जोर लगाया हुआ है। तो किस तरह से ये पाकिस्तान का एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह से बेहतर होगा फिर? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है और ये कहा जा रहा है कि ये वो दरख्त हम काट रहे हैं जिसकी इस्लामाबाद की अगर हम बात करें कि वो दरख्त हम काट रहे हैं जिससे पोलन एलर्जी होती है या फिर पोलन फैलता है। ठीक है, अगर एक आध दरख्त ये कहता है, माहिरीन कहते हैं कि उसकी वजह से पोलन फैल रहा है, तो शीशम से कौन सा पोलन फैल रहा है? उसके भी बड़े दरख्त जो है वो काट दिए गए हैं। इस वक्त ये बहुत बड़ा इशू मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर बना हुआ है। ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद से नहीं है, बल्कि जिस तरीके से ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 15,000 से ज्यादा एकड़ जो रकबे के ऊपर आग सिर्फ लगी है। अब ये आग लगने की वजूहात नहीं बताई जा रही वफाकी हुकूमत की जानिब से कि क्यों नहीं बताई जा रही कि आग क्यों लग रही है। फिर अगर लग रही है आग तो फिर इसको रोकने का तरीकाकार क्या है? क्या आप इनके जो गार्ड्स हैं उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है या जो लगाने वाले हैं उनकी तहकीकात हुई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? ये कुछ नहीं बताया जा रहा, सिर्फ ये नंबर दे दिया गया कि ये आग लग गई है। अब होता पता क्या है? इसके अंदर बड़ा टिम्बर माफिया इन्वॉल्व होता है फजाना। इसमें टिम्बर माफिया पहले जाता है, कुछ एरियाज को लोकेट करता है कि देखता है कि यहाँ पर अच्छे तगड़े किस्म के दरख्त मौजूद हैं, वहां पर कुछ इलाकों के अंदर आग लगा दी जाती है और उसके बाद फिर वो माफिया एक तरफ। अभी आपने हमें बताया कि बलोचिस्तान की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बलोचिस्तान ही मुतासिर हुआ है। बलोचिस्तान में 42% जंगलाती रकबा मुतासिर हुआ है। तो क्या हम ये कहें कि वहां पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम नहीं है और इसी वजह से ये सारे वाकयात जो हैं वो रोनुमा हो रहे हैं? देखिए, पंजाब और बलूचिस्तान दोनों का जो रकबा मुतासिर हुआ है वो बलूचिस्तान 42% है, तो पंजाब जो है वो 39% है। 6,508 एकड़ अगर रकबा बलूचिस्तान का मुतासिर हुआ है तो सेम लाइंस के अंदर पंजाब में भी मुतासिर हुआ है। अब हम इनमें देखें, पंजाब माफिया तो तभी एक्टिव होता है ना फहीम, जब रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम ही वहां पर मौजूद ना हो। देखिए, बात सुने, अगर तो रैपिड रिस्पांस सिस्टम मौजूद नहीं है, वो तो ज़ाहिर नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर तो बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें एक ये भी एक बड़ा इशू है। लेकिन पंजाब तो आप इसे कह सकते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा आसान किस्म का सूबा है। वहां पर तो इस किस्म के मामलात नहीं होने चाहिए, लेकिन वहां पर भी बलूचिस्तान जितने ही रकबे के अंदर आग लगाई गई है, खैबर पख्तूनख्वा उससे भी ज्यादा मुश्किल कह सकते हैं कि सूबा गवर्नेंस के लिहाज से, लेकिन वहां पर ये नंबर कम है, वहां पर आग लगाने का नंबर कम है। और सिंध के अंदर सबसे कम है कि वहां पर तो ना होने के बराबर है, 1% से भी कम जो है वो रकबे के ऊपर आग के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन बात यह है कि बलूचिस्तान और पंजाब के अंदर जो है वो मार्केट्स के अंदर बहुत आग लगती है, इसलिए जंगलात तक नहीं पहुंच पाती है। बस यही प्रॉब्लम है कि एक तो हम रिस्पांस प्रॉपर नहीं कर पाते, फिर दूसरा हम इनके जो वजूहात हैं उनको जानने की या फिर उनको रोकने की कोशिश नहीं करते।
या टिम्बर माफिया इन्वॉल्व हो जाता है, या फिर कोताही हो जाती है, या फिर कुछ सियाह ऐसे मकामात के ऊपर जाते हैं जिनकी वजह से ये इशू हो सकता है। और जो मौसमियाती तब्दीली है उसके भी बड़े पहलू, बड़ी वजूहात जो हैं वो इसकी तरफ क्या वाकई ही ये सारे अवामिल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं यही वजह बनते हैं आग लगने की, या असल वजह वाकई ही कुछ और है जिसे हाईलाइट नहीं किया जा रहा है? देखिए, ये जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो ये कहते हैं कि ये भी एक कुछ इश्यूज हैं, जैसे मौसमियाती तब्दीली हो गई, सियाह वहां पर जाते हैं, फिर टिम्बर माफिया भी एक बड़ा मामला है, फिर कब्जा माफिया की लड़ाइयां भी होती हैं, फिर निजी लड़ाइयां भी बाज़-औक़ात हो जाती हैं जिनकी वजह से अगर प्राइवेट एरिया के अंदर भी अगर कहीं पर दरख्त लगे हुए हैं तो उनको भी इस तरीके से काट दिया जाता है। लेकिन बात यह है कि इन द एंड नुकसान पाकिस्तान की आने वाली नस्ल का हो रहा है, मौजूदा पाकिस्तान का हो रहा है, और इसको हुकूमत को, रियासत को इसको तरजीह बुनियादों के ऊपर देखना चाहिए, जहां पर बाकी इश्यूज के अंदर तवज्जो दी जा रही है, मईशत के अंदर तवज्जो दी जा रही है, अमन अमान के ऊपर तवज्जो दी जा रही है, वहीं पर पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए और बिलखुसूस जंगलात को महफूज बनाने के लिए और रकबा मजीद बढ़ाने के लिए भी तवज्जो देनी चाहिए। कुछ एक्सपर्ट से हमारी जब बात हुई तो उनका यह कहना था कि हम हर तरफ हर मामले के अंदर आगाही मुहिम चलाती हैं, लेकिन जंगलात को बड़ा करने के लिए या जंगलात का रकबा बढ़ाने के लिए या नया दरख्त लगाने के लिए एक आध सियासी जमात के अलावा बाकी कोई सियासी जमात इस तरफ तवज्जो नहीं देती। और अगर वो जमात जो तवज्जो देती भी है तो उधर भी बहुत सारे केसेस सामने आते हैं, वहां पर भी करप्शन के मामला हमने देखा। ठीक है, आगे पीछे आग लगती रहती है, लेकिन सिर्फ 2024 की अगर बात करें ना तो 2024 में अचानक से आग के वाकयात में गैर मामूली इजाफा हुआ है। इसकी क्या वजह है? और दूसरा, क्या हुकूमत के पास इस स्पाइक की कोई वाज़ेह वजह या फिर इंक्वायरी रिपोर्ट वगैरह मौजूद है? देखिए, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो आग लगती है उनमें पहले तो ये रिपोर्ट किया जाता था, लेकिन रिपोर्ट मंगवाई जाती थी, इंक्वायरी कराई जाती थी, लेकिन अब बदकिस्मती से आग का अगर वाकया कहीं रिपोर्ट होता है तो उसको रूटीन की कार्रवाई समझा जाता है कि बस आग लग गई है, उस पर काबू पा लिया गया है। और काबू पा लेना, आग के ऊपर काबू पा लेना, मतलब ठीक है, आग लगी है, इसको बुझा दिया और बात खत्म हो गई। दैट्स इट। कहते बस ये क्विक रिस्पांस था और क्विक रिस्पांस के बाद हमने इसको आग को ख़त्म कर दिया। अब बात ये है कि आग लगने की वजह क्या है। कभी कोई प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर मीटिंग नहीं हुई, कभी चीफ मिनिस्टर लेवल के ऊपर कोई मीटिंग नहीं हुई, या हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कहीं किसी ने कोई डिस्कस नहीं किया कि इस आग लगने की वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंच रहा है, उस जंगल के अंदर रहने वाले जो जानवर हैं या फिर जो बाकी चरिंद परिंदे हैं उनको कितना नुकसान पहुंचा होगा। कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, कोई इस तरफ फोकस नहीं कर रहा कि इसकी वजह से कितना नुकसान पहुंच रहा है, ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंच रहा है, ग्रीनरी को नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान के जो इस वक्त रहने वाले जहाँ जहाँ भी जंगलात हैं वो ज़ाहिर है तहफ़्फ़ुज़ करता है, ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ करता है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन जो है वो लोगों तक पहुँचाता है। तो बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सारे वाक़यात बढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसके ऊपर लेकिन फ़हीम, हिफाजत के लिए इदारे भी तो बनाए जाते हैं ना। यहाँ पर एक्सपर्ट ये कह के कैसे बरीउल ज़िम्मा हो सकते हैं कि ये जो है इंसानी गफलत हो सकती है, सयाहत, और फिर या फिर कोई ऐसा मवाद वहाँ पर फेंक दिया जाता है और ये आग की जो वजह बनते हैं। तो क्या जो टूरिज्म रेगुलेशन है और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वो क्या यहाँ पर नाकाफ़ी साबित हो रही हैं ताकि जो सयाहत के लिए लोग आते हैं उन्हें एजुकेट किया जा सके ताकि वो इस तरह की आग के वाकयात ना हो? देखिए, ये एक तो कैंपेन की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। एक तो लोगों को आगाही देनी चाहिए कि आपने अगर वहाँ पर सियाहत के लिए जाना है, कुछ सैर व तफरीह के लिए जाना है या बड़े बड़े जंगलात के साथ शहरों के अंदर जाना है तो वहाँ पर कम से कम इस तरह के चीज़ें ना लेके जाएं जिसकी वजह से आग फैले, या वहाँ पर जैसे स्मोकिंग की जाती है, जैसे सर्दी हो रही है तो आग लगा दी जाती है, वो फैल जाती है, या फिर कुछ जानबूझकर भी इस तरह से कोई एक्टिविटी की जाती है। ये ना करें। आगाही के साथ साथ मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन और कानून है उसके ऊपर सख्त अमल दरामद करना चाहिए। अगर कोई कानून नहीं है तो कानून बनाया जाना चाहिए, हंगामी बुनियादों के ऊपर बनाया जाना चाहिए। यही एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान को अब एमरजेंसी की तरफ जाना पड़ेगा, एनवायरमेंटल एमरजेंसी की तरफ पाकिस्तान को जाना पड़ेगा, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। दर्जा हरारत पिछले साल 2024 की आपने बात की तो 2024 में एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर गर्मी भी पड़ी और पाकिस्तान के अंदर माहौलियाती तब्दीली के भी बड़े खौफनाक किस्म की चीज़ें हमें देखने को मिली। तो हमें माहौलियात को सब्जेक्ट समझना होगा। हमें माहौलियाती तब्दीली, मौसमियाती तब्दीली को कैटर करने के लिए हमें इसको सीरियस लेना पड़ेगा। जब तक हम इसको फरजाना संजीदा नहीं लेंगे, मेरे
मेरे ख्याल में मामला और अगर अभी भी नहीं लेंगे तो आने वाले वक्तों में हम बहुत ज्यादा नुकसान उठाएंगे, बहुत ज्यादा नुकसान उठा सकते हैं। फहीम, कहा जाता है कि ये जो आग लगने के वाकयात हैं ये कई बार कब्जा माफिया की तरफ से भी होते हैं और कई बार जाती दुश्मनियों के बायस ये आग जो है वो लगाई जाती है। लेकिन एक सवाल जो यहाँ पर वो खड़ा होता है वो ये है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, क्या उनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि इन लोगों को कंट्रोल किया जा सके? देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास तो बेपनाह इख्तियारात हैं और जो फिर अचानक से 2024 में ये वाकयात इतना क्यों बढ़ गए, गैर मामूली हद तक इजाफा हुआ? अब देखिए सिर्फ टिम्बर माफिया ही नहीं है, जो प्रॉपर्टी माफिया है, जो प्लॉट्स बेचते हैं लोग या कुछ इस तरीके से डेवलपर्स हैं, वो भी इसके अंदर बड़ी तादाद में मुलव्वस होते हैं। वो भी लोग ये काम करते हैं कि वहां पर आपको फार्म हाउस बना देंगे जी, वहां पर आपको एक बड़ा सा घर बन जाएगा, ये पहाड़ आप ले लें, ये पहाड़। अच्छा, फिर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जो प्राइवेट लैंड भी होती है, वो फिर जाती दुश्मनी के अंदर भी मामलात आ जाते हैं। लेकिन बात यह है कि सबक सिखाना पड़ेगा, किसी एक ना एक को या एक ना एक किसी चंद केसेस को आपने आइडेंटिफाई करना है। अब देखें ना, ये 480 वाकयात हुए हैं ये 2.5-3 साल के अंदर। इन 480 वाकयात में से किसी एक को तो आप जो है वो ये कह सकते हैं काबिले मिसाल बना देते कि किसको निशान इबरत बना दिया गया है, किसने जंगलात में आग लगाई है, जंगल को आग लगाने की कोशिश की है या की है, इसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है। तो देखें, अटेम्प्ट करनी पड़ेगी इनको, जो इख्तियारात इनको दिए गए हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, जो कि मुतलका जंगलात से मुतलका जो महकमे हैं उनको दिए गए हैं, उनका एक्सरसाइज करना बिल्कुल पड़ेगा। वक्त है कि सख्त से सख्त इकदाम किए जाएं इस हवाले से, ताकि हम अपने जंगलात को महफूज रख सकें। लेकिन एक और चीज़ है कि मौसमियाती तब्दीली। तो फहीम, जब मौसमियाती तब्दीली के बायस जंगलात ज़्यादा हसास हो चुके हैं, ये हर कोई कह रहा है, तो क्या जो क्लाइमेट एडॉप्टेशन पॉलिसी है उसमें जंगलात को मतलूबा तरजीह दी जा रही है, और अगर नहीं दी जा रही तो क्यों नहीं दी जा रही है? देखिए, मुतलका इदारों की तरफ से मुतअद्दिद मरतबा ये रिपोर्ट्स पेश की गई हैं कि जंगलात को बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं, हम इतनी ज़्यादा हमने शजरकारी मुहिम के अंदर दरख्त भी लगाए हैं। बदकिस्मती से दरख्त लगाने का एक लंबा प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस तो है, उसको बड़ा करने का भी एक पूरा अमल है। जिस तरीके से एक बच्चे की परवरिश की जाती है, उसी तरीके से एक दरख्त की भी परवरिश की जाती है। तो पॉलिसीज़ तो बना दी जाती हैं, लेकिन उसका फ्रूटफुल नतायज सामने नहीं आते। हमने पिछले 8-10 सालों में हमने देखा है मिलियन बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट PTI की तरफ से लॉन्च किया गया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही हम देखें तो ये नंबर 1200 कुछ एकड़ ज़मीन जो है वो खैबर जंगलात की ज़मीन के अंदर आग लगाई गई है। अगर तो हम ये कहें कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पर हुकूमत है मुसलसल, तो वहाँ पर ये पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है कि जंगलात लगाएंगे, बिलियन ट्री सुनामी के तहत हम ये इतनी शजरकारी मुहिम में हमने जंगलात दरख्त लगाए हैं, तो फिर उन दरख्तों की हिफाजत में नहीं की जाती। 1200 कुछ एकड़ बहुत बड़ा रकबा है, बिल्कुल ऐसे ही आग के वाकयात हुए हैं। चले पंजाब और बलूचिस्तान, ठीक है फहीम, टाइम शॉर्ट है, आखिर में मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, क्योंकि मुझ समेत अवाम भी ये जानना चाहती है कि आया हुकूमत के पास जंगलाती आग से निपटने के लिए क्या कोई लॉन्ग टर्म फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी मौजूद है या फिर नहीं है? देखें, अगर होती तो इतने वाकयात ना रिपोर्ट होते। 2025 में आप देख लें कि सबसे ज़्यादा 7500 के करीब एकड़ रकबा जो है वो मुतासर हुआ है। 2024 से भी ज़्यादा, 2023 से भी ज़्यादा है। अगर तो इनके पास कोई ऐसी पॉलिसी भी है, मैकेनिज्म भी है, तो वो नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही? हम ये मामला रिपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है हुकाम बाला इस तरफ तवज्जो दे दें। अगर इनके पास इस तरह का रिस्पॉन्स होता तो इस्लामाबाद में कि 40,000 के करीब दरख्त ना काट दिए जाते। नाज़रीन, देखा जाए तो जंगलात सिर्फ दरख्त नहीं होते हैं, ये हमारी सांस, पानी और मौसमी तवाज़ुन की जमानत होते हैं। अगर आग यूं ही भड़कती रही तो नुकसान सिर्फ चंद एकड़ जमीन का नहीं होगा, बल्कि आने वाली नस्लों का होगा, और उसकी कीमत आने वाली नस्लें अदा करेंगी। अब फैसला पॉलिसी मेकर्स के हाथ में है कि वो इस खतरे को मामूल समझते हैं या एक कौमी बहरान समझते हैं। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको बताएंगे कि ज़राई शोबे की सूरत हाल तशवीशनाक है, जहां बम्पर पैदावार होने के बावजूद कीनू और आलू के काश्तकार शदीद माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं।
फसलें तैयार हैं, मगर मंडियों में कीमतों की गिरावट, बढ़ती हुई लागत और मौसर ज़राई और बरामदी पॉलिसी के फुकदान ने किसानों की मेहनत को नुकसान में बदल दिया है। सवाल यह है कि क्या यह बहरान सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव का नतीजा है या फिर हमारी ज़राई पॉलिसी और हुकूमती तरजीहात की नाकामी है? आज हम इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी लाहौर अनवर हुसैन सुमरा ने। सुमरा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि पंजाब हुकूमत ये कहती है कि बॉर्डर क्लोज एक फेडरल इशू है, तो क्या सूबाई सतह पर कॉन्टीजेंसी प्लान तैयार नहीं किया जाना चाहिए था? जी बिल्कुल फरजाना, पहले हम बात कर लेते हैं कि किन्नू और आलू की पैदावार इस साल बम्पर क्रॉप क्या है, फिर आपको मैं बताता हूं कि पंजाब में क्या सूरत हाल है। ये जो पंजाब ने स्टैटिस्टिक दिए, 9 लाख एकड़ रकबे पर इस वक्त आलू पंजाब में काश्त है। 4-5 बड़े अजला हैं जिनमें कसूर है, साहिवाल है, उकाड़ा है, पाकपतन है और वेहाड़ी है, कुछ फैसलाबाद का एरिया। ठीक है। और 2024 में आलू की जो पैदावार हुई थी ये 90 लाख मेट्रिक टन हुई थी और इसमें 8 से 10% जो है एक्सपोर्ट किया गया था। ठीक है। 2025 में ये 1 करोड़ 20 लाख टन जो है पैदावार मुतवक्के है, क्योंकि ये आलू की फसल सितंबर अक्टूबर में लगती है, 100 दिन की ये फसल होती है और इस साल जो है बम्पर क्रॉप जो है वो मुतवक्के है। दिसंबर में जो है कसूर में आलू की पिटाई शुरू हो जाती है, बाकी पिटाई जो है सूबा भर में ये जनवरी के एंड तक ख़त्म हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। और इस साल इन्होंने टारगेट ये रखा था कि अगर आलू इतना ज़्यादा होता है तो ये इसमें को 12 से 15% आलू जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। और एक्सपोर्ट का आपको पता है वो बॉर्डर बंद होने की वजह सेंट्रल एशियन रियासतों में जाता है, रशिया वगैरह में जाता है। बिल्कुल। तो जब ये फसल लगी ना, तो पंजाब हुकूमत ने किसानों को गाइड किया कि आप इसकी फसल जो है उस हिसाब से लगाएं जो कंजम्पशन के हिसाब से हो। ठीक है। ना ही फेडरल गवर्नमेंट ने कोई इस तरह की पॉलिसी बनाई कि अगर ये बॉर्डर बंद हो जाता है, जो कौमी सलामती की वजह से बंद किया गया है, तो हमने अल्टरनेट रूट्स कौन से लेने हैं, अल्टरनेट मंडियां कौन सी हमने तलाश करनी है ताकि किसान का नुकसान ना हो सके। लेकिन सुमरा साहब, क्या हुकूमत के पास ये डेटा मौजूद था कि इस साल कीनू और आलू की प्रोडक्शन लेवल जो है वो बम्पर होगी? जी बिल्कुल, ये डाटा मौजूद था। मैं आपको थोड़ा सा किन्नू का भी बता दूं। 2024 में ये 22 लाख मेट्रिक टन किन्नू की पैदावार हुई थी, तो 8% जो है एक्सपोर्ट हुआ था। इस साल 38 लाख मेट्रिक टन किन्नू की पैदावार है और एक्सपोर्ट 0 है। अच्छा। ये तमाम डेटा जो है सरकार का डेटा है, ये मेरा अपना डेटा नहीं है, या किसानों ने फराहम नहीं किया। अगर ये डेटा मौजूद था सुमरा साहब, तो फिर एक्सपोर्ट रूट्स को डाइवर्सिफाई क्यों नहीं किया गया? यही तो ना अहली है। देखिए, बात ये है कि आपने जब एक्सपोर्ट करना है तो एक किन्नू से जो है ये $100 मिलियन आना था और आलू से $170 मिलियन के करीब हमें जो है ज़र मुबादला। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके लिए पंजाब में देखें ना, महकमा ज़राअत है, एक दूसरा फूड सिक्योरिटी महकमा है, ऊपर भी फूड सिक्योरिटी का एक महकमा, पूरा एक सेटअप है। वफाक और महकमे के दरमियान, पंजाब के दरमियान लगता है कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, बर वक्त होमवर्क मुकम्मल नहीं किया गया। जबकि आपको पता है कि आपके महकमों ने बताया कि किसान ने इस साल, क्योंकि उसको गंदम में बड़ा खसारा हुआ, आपको पता है, वो टके टोकरी रही, फिर उसने कहा कि आलू की फसल लगाता है, और आलू की फसल 2-4 एकड़ में नहीं लगती, ये 5-10 एकड़ का प्लॉट बनाया जाता है, क्योंकि इसकी जरा प्रेपरेशन, इसकी बजाई, इसकी कटाई, स्प्रे वगैरह करना जो है ना उसमें आसान होता है। जब एक चीज कैलकुलेट होगी कि 9 लाख एकड़ पर आलू की फसल है और पंजाब का आलू जो है ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का, इसका वजन भी अच्छा होता है, साइज भी अच्छा होता है, हो रहा है, और 1 करोड़ 20 लाख टन इसकी पैदावार मुतवक्के है, और दिसंबर में इसकी पिटाई शुरू हो जाती है, तो इन्होंने दिसंबर में जो है ये आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू की। पंजाब हुकूमत की स्पेशल असिस्टेंट जो है वज़ीर आला की ज़राअत पर, ये खुराक पर, उन्होंने असम्बली फ्लोर पर 31 दिसंबर को इसका सेशन पंजाब असम्बली का डेडिकेटेड था कि हम किसानों के मसाइल हैं, आलू और किन्नू के मसाइल हैं, उस पर बात करेंगे। उन्होंने उस फ्लोर पर आके कहा कि हमने जनाब एक लेटर 2 दिसंबर को वफाकी हुकूमत को लिखा, एक 24 दिसंबर को लिखा, जबकि कसूर में उस वक्त ये पिटाई हो चुकी थी। आप अंदाज़ा लगा लें कि दोनों ही पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, इनका प्रोड्यूस जो है ये आप स्टोर नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत के पास ये भी डाटा था कि स्टोर जो मौजूद है, स्टोरेज कैपेसिटी जो हमारी है वो ऑलरेडी आलू की फसल पिछले साल की वहाँ पड़ी हुई है,
किन्नू जो है वो तो आपको पता है स्टोर किया ही नहीं जा सकता, आलू भी नहीं किया जा सकता। तो अब किसान को रिलीफ देने के लिए इनको तो पहली बात तो ये कि इन्होंने इन टाइम जो है अपनी कैलकुलेशन नहीं की। इनको पता था कि अगर हम सलामती साहब, एक और बड़ी अहम चीज है, एक्सपोर्ट कंट्रीज के हवाले से भी आपने जिक्र किया है। तो ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि मशरिक़ वुस्ता और रूस हमारी रिवायती मंडियां हैं, मगर क्या पंजाब हुकूमत ने नई मार्केट्स एक्सप्लोर करने के लिए कोई ट्रेड डिप्लोमेसी की है? बिल्कुल नहीं की। ये लेटर लिखकर इन्होंने ये कहा कि हम देख रहे हैं कि ये अमेरिका, ब्राज़ील, पोलैंड, चिली वगैरह में जो है आलू की बड़ी डिमांड है, तो अगले साल देखेंगे कि हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं। इस वक्त मुतबादल रूट्स इन्होंने कहा कि ईरान के जरिए जा सकता है आलू, लेकिन उसकी कॉस्ट बड़ी है, वो $13,000 जो है वो उसकी कैरेज पड़ता है, एक वो जो कंटेनर होता है। लेकिन अगर दूसरा बॉर्डर जो बंद है उसके जरिए जाए तो 8,000 पड़ता है। और ऐसे होता था फरजाना कि जब आलू की काश्त होती थी तो जो व्यापारी होता या ट्रेडर होता था या सरमायादार होता था, वो किसानों के साथ पहले ही लाइजॉन कर लेता था कि जनाब ये फसल मैंने उठानी है, मेरे साथ आप राब्ता में रख। इस साल जब गवर्नमेंट को पता था, पंजाब की मरियम नवाज की गवर्नमेंट को पता था, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को पता था कि कौमी सलामती की वजह से जो हमारे ट्रेडिशनल रूट्स हैं वो बंद कर रहे हैं हम, क्योंकि वहाँ दहशतगर्दी के मामला थे, तो इन्होंने अल्टरनेट होमवर्क ही नहीं किया। हालांकि तमाम ममालिक में हमारे ट्रेड अताशी भी होते हैं, डिप्लोमेट्स भी होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, पूरा एक सेटअप होता है कि हमने नई मंडियां तलाश करनी है और वहाँ पर हमने अपनी प्रोडक्ट को जो है डिस्प्ले भी करना है, मार्केट करना है, ब्रांड करना है। लेकिन ये देखें, नाअहली देखें, और किसान बेचारा जो है जिसकी तकरीबन 2 लाख से लेके 3 लाख रुपया फी एकड़ जो है इस पर खर्चा आया है। अगर किसी की अपनी ज़मीन है तो उसका 2 लाख रुपया स्प्रे उसने किया है, बीज डाला है, खादें डाली हैं, पानी लगाया है, लेबर की है, और बाकी तमाम मामला करके उसको 2 लाख रुपया फी एकड़ जो है अखराजात आए हैं। अगर किसी ने इसी ये जो बात आप कर रहे हैं, इसी हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो होती है जब उसको ये सारी चीजें पता हों तो प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म होता है जिसको वक्त पर फाल करना बहुत जरूरी होता है अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए। लेकिन हमने देखा है कि किसान ये कह रहा है कि हमने अपना हाई इनपुट कॉस्ट जो है वो बर्दाश्त किया है, लेकिन प्राइस स्टेबलाइजेशन जो है उस मैकेनिज्म को फाल ही नहीं किया जा सका। तो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पंजाब हुकूमत मौक़िफ़ ये ले रही कि हमने ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं इनको डीरेगुलेट कर दिया, हम इनको रेगुलेट नहीं करते। देखें, अगर डीरेगुलेट भी कर दिया है तो उसकी कम से कम किसान को जो नुकसान हो रहा है, इस वक्त तकरीबन 250 अरब रुपए का किसान को नुकसान होगा इस फसल में। आप अंदाजा लगा लें इससे पहले। लेकिन सुमरा साहब, हुकूमत तो ये कहती है कि वो किसान दोस्त है, तो क्या इस सूरत हाल में इमरजेंसी सब्सिडी या फिर कंपनसेशन पैकेज जो है उस पर गौर नहीं करना चाहिए था हुकूमत को? बिल्कुल करना चाहिए था। देखें, बात ये, जब इन्होंने कहा कि जो अगर हम मुतबादल रूट लेते हैं तो उस पर अखराजात किराए की मद में ज्यादा है तो उसको हुकूमत को सब्सिडी देनी चाहिए थी, फैसिलिटेट करना चाहिए। अच्छा, पंजाब हुकूमत ये कहती है कि हम किसान दोस्त हैं, मशीनरी फ्राहम की है, इसमें कोई शक नहीं, किसान कार्ड। लेकिन आप जब प्रोड्यूस नहीं खरीदेंगे, उसको रेगुलेट नहीं करेंगे, उसके लिए मंडियां तलाश नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जो लोकल कंजम्पशन है उससे तो ये बहुत ज्यादा है। अभी आलू जो है ये 100 बोरी 1 एकड़ से आलू की पैदावार होती है और एक बोरी 600 रुपए की बिक रही है, उसमें 100 केजी से लेकर 120 या 10 केजी तक आलू जो है वो भरा जाता है। आप अंदाजा लगा लें कि आलू लोकल मार्केट में इतनी खपत हो ही नहीं सकती। और किसान ने इस साल इसलिए लगाया था, अच्छी उसने बीज लगाया, फिर उसने खादें अच्छी तरीके से डाली, उसने स्प्रे अच्छे तरीके से किया, बर वक्त पानी की लगाया, गोडी की, लेबर की, सारा कुछ किया कि वो जो गंदम की वजह से उसकी कमर टूटी है, शायद आलू की अच्छी फसल होगी, हुकूमत हमें फैसिलिटेट करेगी, एक्सपोर्ट होगी, मुल्की ज़र मुबादला भी कमाएगा और किसान भी खुशहाल हो जाएगा। लेकिन माज़रत के साथ ये कहना पड़ता है कि पंजाब हुकूमत जहाँ पर यानी जिसके किसान का इस्तेहसाल हो रहा है वो दिसंबर में लेटर लिख रही है जब प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है और ये पेरिशेबल आइटम है, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। किसान तो कर ही नहीं सकता, बल्कि जो कोल्ड स्टोरेज आपके पास पड़े हुए हैं उसमें पिछले साल का आलू अभी तक पड़ा हुआ है, वहां वो किसान लेके गया तो उन्होंने कहा जी आप अपने घरों में ले जाएं, हम इसको नहीं रख सकते। वफाकी हुकूमत देखें, जिसने एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करना होता है, बैरून मुल्क नई नई मंडियां तलाश करनी होती है, उसको तो चाहिए था जब ये फसल काश्त हुई उससे 3 माह पहले ही होमवर्क मुकम्मल कर लेते कि हमने बॉर्डर क्लोजर होने जा रहा है, लिहाजा हम
अपने आलू के काश्तकार जो हैं, जो 9 लाख एकड़ पर काश्त हुआ है, इसको हमने कहाँ एक्सपोर्ट करना है? बिल्कुल, कोई ना कोई पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए और फौरी तौर पर करनी चाहिए। नाज़रीन, सवाल सिर्फ यहाँ पर कीनू और आलू का नहीं है, सवाल किसान के एतमाद का है। अगर बम्पर फसल के बावजूद किसान को फायदा नहीं मिलेगा तो पॉलिसी पर नजरसानी नागुज़ीर हो जाती है। अब देखना यह है कि हुकूमत इस बहरान को सिर्फ एक वक्ती रुकावट समझती है या फिर ज़राअत को वाकई ही एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ इंजन बनाने के लिए अमली इक़दाम करती है। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आपको बताएंगे कि कराची से एक तशवीशनाक खबर है, जहां कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में तरक्याती स्कीमों के नाम पर करोड़ों रुपए के मुबैना गलत इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। कागजों में मुकम्मल मंसूबे हैं, बगैर काम के एडवांस अदायगियां और माली नज़्मो ज़ब्त की संगीन खिलाफ वर्जियां की गई हैं। ये सब किसी इल्ज़ाम नहीं बल्कि सरकारी रिपोर्ट्स का हिस्सा हैं। तो सवाल ये है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ है और जिम्मेदारी आखिर किस पर आयद होगी? आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची जाहिद खोखर। जाहिद, सबसे पहले तो ये बताइए ना कि जब रिपोर्ट ये बताती है कि कई कॉलेजेस में काम शुरू किए बगैर ही एडवांस पेमेंट्स जारी कर दी गई हैं, तो ये खुली फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट किसकी ईमा पर की गई है? थैंक यू सो मच। ये अपनी नोयत का एक बड़ा और मेगा स्कैंडल है जो सामने आया है, और इस पर जो रिपोर्ट बनाई गई इब्तदाई मरहले में, इसमें तमाम जो है वो इंकशाफात किए गए हैं, वो हक़ाइक़ बताए गए हैं। बुनियादी तौर पर ये हुआ है कि जो मौजूदा सेक्रेटरी कॉलेजेस हैं, नदीम रहमान मेमन साहब, हाल ही में ही उनकी पोस्टिंग हुई है एज अ सेक्रेटरी कॉलेजेस। जब से वो उनकी तैनाती हुई, उनकी जानिब से सिंध भर के कॉलेजेस का दौरा भी किया गया कि भाई जो जितने कॉलेजेस बने हैं या उनकी मरम्मत हुई है, तो उनका उन्होंने फिजिकल मुआयना किया और ग्राउंड पर तमाम चीज़ें देखी। उसके बाद जब उनको हक़ाइक़ मालूम हुए तो उसके बाद ये रिपोर्ट बनवाई गई, और इस रिपोर्ट में तमाम हक़ाइक़ दिए गए हैं, और इस रिपोर्ट में रिकमेंडेशन भी दी गई हैं कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स भी की गई है कि कौन से अफसर ने कितनी करप्शन की है, कितने पैसे जारी किए जो ग्राउंड पर काम नहीं हुआ। ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जितने अफसरान थे उन के लिए कहा गया है कि जो मेंटेनेंस के नाम पर जो टेंडर्स जारी होते हैं, एक तो टेंडर जारी किए भी नहीं गए, और मरम्मत बाली के नाम पर फंड्स जो है वो जारी किए गए। ग्राउंड पर कोई काम नहीं हुआ। जब फिज़िकल वेरिफिकेशन की गई तो पता चला कि वो काम मुकम्मल भी नहीं हुआ है, और इन्होंने काम मुकम्मल करने के सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए और कहा कि तमाम जो रकूम अदा की गई थी काम मुकम्मल हो गया है। लेकिन जाहिर सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि एक चीज होती है जिसे इंटरनल कंट्रोल कहा जाता है या फिर सुपरवाइजरी मैकेनिज्म होता है, तो क्या यहाँ पर हम ये कहें कि इंजीनियरिंग विंग में इंटरनल कंट्रोल और सुपरवाइजरी मैकेनिज्म जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका था और जिसका जो दिल चाह रहा था वो करता ही चला जा रहा था? बिल्कुल। और इस वक्त तक मतलब ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस वक्त भी कोई मामलात इस रिपोर्ट के बाद कोई रुक सके। अच्छा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अफसरान हैं, जिस तरह से सलीम शेख साहब बैठे हुए हैं, वो आप क्या समझते, वो तो इस वक्त भी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं उसी महकमे के अंदर, अभी तक उसको तो हटाया तो नहीं गया है, तो मामलात कैसे रुक सकेंगे? इसी तरह से जो अजहर शेख साहब हैं, जो AEN है, उनको आपको पता है कि महकमा एजुकेशन वर्क्स में कोरंगी जिले का एक्सीएन उनको मुकर्रर किया गया है। बिल्कुल, ये इस तरह उनके कुछ जो है बासर लोगों के हाथ होता है, इसलिए उनकी जो पोस्टिंग होती है उसके बाद ये इस तरह से करप्शन के मामलात करते हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं। जिस तरह से ये गाहू साहब हैं, मोहम्मद अली गाहू साहब, वो मीरपुर खास के AC हैं महकमा एजुकेशन वर्क्स में, वो भी पोस्टिंग के अंदर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि उनको भी उनके खिलाफ, हाँ, रिपोर्ट के अंदर ये रिकमेंडेशन दी गई है कि उनको ओहदों से हटाया जाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, मगर ताहाल इस वक्त भी वो अपने ओहदों पर मौजूद हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि अजहर शेख इस वक्त भी कोरंगी के अंदर मौजूद है। आपके सलीम शेख साहब जो इस वक्त AC हैं कॉलेजेस के अंदर, इन्होंने तो मलीर के अंदर इन पर इल्ज़ाम लगा था कि 1 अरब से ज़्यादा उन्होंने अरब रुपये से ज़्यादा करप्शन की। बदकिस्मती की बात है कि उनको मुअत्तल किया गया था उस वक्त, मगर उसके बाद उनको ना सिर्फ बहाल किया गया, मगर उसके बाद उनको वेस्ट और केमाड़ी का 2 चार्जेस देकर एक्सीएन बनाया गया था। अच्छा। तो आप इस तरह के मामला देखें, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि सेक्रेटरी कॉलेजेस नदीम रहमान मेमन को क्रेडिट जाता है,
और उन्होंने कार्रवाई की है। तमाम उन्होंने उनकी कोशिशों से तमाम मामला हुए हैं, क्योंकि ये बासर अफसरान होते हैं और उनको बचाने के लिए भी बासर देखा लोग जाए जो हैं तो सामने आ जाते हैं। का गैर तो हम कानूनी तौर पर सीएन के ओहदे पर तैनात रहना और फिर उसके बाद 8 करोड़ रुपए जारी करना, ये कौन सा सिस्टम है जो इस चीज की इजाजत देता है और उस सिस्टम को कोई पूछने वाला नहीं है? वही तो बदकिस्मती की बात है कि आप जिस तरह से मैंने कहा कि मोस्ट जूनियर जो एक पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड, वो गुजारते हैं। उसके बाद उनके जो है एक तो कंफर्म AEN होते हैं, उसके बाद उनके प्रमोशंस के मामलात होते हैं। मगर शेख साहब जो हैं, अजहर शेख साहब, वो कोई ऐसा उनके पास कोई गिदड़ सिंगी थी कि उन्होंने आते शर्त एक CN के चार्जेस ले लिए। इस वक्त भी महकमा एजुकेशन वर्क्स के अंदर भी कोरंगी का चार्ज लिया हुआ है और तकरीबन जो हमें ज़राए ने बताया है कि तकरीबन 1 साल के अंदर 30 से 40 करोड़ रुपए के जो फंड्स हैं सिर्फ और सिर्फ कोटेशन के नाम पे उन्होंने ड्रॉ कराए थे। अगर नदीम रहमान मेमन साहब उस मामले की भी तहकीकात कराएं तो हक़ाइक़ पता चल सकता है। और उसके साथ साथ ऐसी स्कीम्स हैं जो सरजमीन पे हैं भी नहीं, तो मज़ीद उनकी इंक्वायरी होगी तो भी तमाम मामलात सामने आ जाएंगे। और बदकिस्मती की बात तो ये है कि जो अफसरान हैं, इतने मामलात हुए हैं, इतनी रिकमेंडेशंस हैं, मगर इस वक्त तक वो अपने ओहदों पर मौजूद हैं। ये बदकिस्मती की बात है। चाहिए तो इनको तो ये इनके जो केसेस हैं वो महकमा एंटी करप्शन को भेजने चाहिए। ये तो सीधे सीधे मुकदमे, FIRs के जो मामलात हैं और FIR करके इनको तो गिरफ्तार होना चाहिए। मगर देखते हैं अभी कि जो मेमन साहब हैं वो अपने इस मिशन में कामयाब जाते हैं या फिर जाहिद एक और सवाल यहाँ पर उठता है, वो ये है कि जब इन गैर कानूनी कामों को ताहाल रेगुलराइज भी नहीं किया गया तो हुकूमत जो है वो फिर रिकवरी किस तरह से करेगी? देखिए, रिकवरी के इस वक्त कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि हमने महकमा एंटी करप्शन के अंदर कुछ कवानीन में तरमीम के हवाले से भी कुछ मामलात हमने बताए थे कि जो मौजूदा चेयरमैन एंटी करप्शन है सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब, उनकी जानिब से कोशिश ये की गई कि हमारे पास प्रोविजन नहीं है जिस तरह से नेब के पास है कि जो लूटी हुई रकम वापस करने के हवाले से प्ली बारगेन या जो वॉलंटियर रिटर्न के मामलात हैं वो इस वक्त तक कानून में शामिल कराए गए हैं। अब मैं नहीं समझता हूँ कि वो इम्प्लीमेंट वाले मराहल में हैं या नहीं है। अगर है तो ये रकम उनसे वापस ली जा सकती है। ये कवानीन ना भी हों तो भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि ये जो आवाम के टैक्स का पैसा है, जो हमारे बच्चों के तालीम के लिए जो मुख्तस किए गए हैं, उनमें ऐसे अफसरान जो है वो उन्होंने जो करप्शन की है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, रकम वसूल करनी चाहिए। जाहिद, आपने इस स्टोरी के ऊपर अच्छी खासी वर्किंग की है, क्या आपने इस हवाले से मुतल्लिका अफसरान से राब्ता करने की कोशिश की, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की? क्या कहते हैं वो इस हवाले से? जी बिल्कुल, हमने जो जिसके जिससे रब्ता हुआ उनसे हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। सलीमुल्लाह शेख साहब का कहना था कि मुझे अभी तक शोकाज़ नोटिस मिला नहीं है, बाकी मैंने कुछ भी जो है फ़ंड्स जारी नहीं किए हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने फ़ंड्स जारी नहीं किए, हालांकि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हम तो उसके बगैर बात भी नहीं करते, तो उस पर जिम्मेदारी तयन है। बात यह है कि जितने पैसे हैं ये तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है, उसके साथ हमने इसी जी बिल्कुल किया कि हमारे पास ये है तो आप बताएं। उन्होंने कहा कि मुझे नोटिस नहीं मिला है तो इसलिए मुझे नहीं पता है, तो इसका मैं जवाब नहीं है तो मैं बाद में दूंगा अगर आया तो। दूसरा, जो अजहर शेख साहब हैं, इन से भी हमने कांटेक्ट किया और इनको भी मैसेज हमने भेजा, तो इनका तो हमें कोई जवाब नहीं आया है या उन्होंने जवाब देना पसंद नहीं किया होगा। और उनको तो पता होगा, ज़ाहिर है उनके भी सोर्सेज हैं कि किस तरह से जो मामलात हैं वो होंगे। और दूसरी बात यह है कि हमने कोशिश की कि इस तमाम जो कार्रवाई की है, जिसको क्रेडिट जाता है, उन जो सेक्रेटरी कॉलेजेस नदीम रहमान मेमन साहब से भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, मगर उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका, ताकि वो हमारी कोशिश यही थी कि हमारे प्रोग्राम में भी शामिल होते खुद बता दें। मगर आप सब समझती हैं कि सरकार जाहिद, एक आखिरी सवाल का जवाब मुझे दे दें, सिर्फ ये बताएं, क्या इस केस में सिर्फ तबादले ही होंगे या फिर वाकई ही कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी और फिर मिसाल कायम की जाएगी? शुरुआत अच्छी हुई है, कोशिश अच्छी हुई है, इसलिए पुरुमीद होना, पॉजिटिव होना चाहिए कि ये जो शुरुआत की है सेक्रेटरी कॉलेजेस की जानिब से, हम पुरुमीद हैं कि आगे लेकर चलेंगे इस मामले पे
और चीफ सेक्रेटरी सिंध भी एक जेंटलमैन अफसर रहे हैं हमेशा, वो इन मामलात को देखेंगे, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, इनको ओहदों से हटाया जाएगा, कोई अच्छी रेपुटेशन के अफसरान जो है वो मुकर्रर किए जाएंगे। हम तो उम्मीद ऐसी करते हैं। हम बिल्कुल उम्मीद हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए नाज़रीन। देखा जाए तो उनका शोबा जो है ना वो सिर्फ इमारतों का नहीं होता है, ये मुस्तकबिल की बुनियाद होता है। अगर कॉलेजेस के नाम पर फंड्स जारी हो और काम सिर्फ फाइलों में हो तो नुकसान सिर्फ खजाने का नहीं होता, ये नस्लों का होता है। अब देखना यह है कि ये रिपोर्ट महज कागजी कार्रवाई बनती है या फिर शफाफियत और जवाबदही की एक नई मिसाल बनती है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।